नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के इस इतिहास शिक्षण में हम इतिहास विषय की कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास के कुछ विषय यायावर साम्राज्य पर हम चर्चा करेंगे। यायावर साम्राज्य, इसमें हम विश्व के विभिन्न साम्राज्यों में से एक यायावर प्रकृति की साम्राज्य का परिचय प्राप्त करें। भूमिका, इसमें हम मध्य एशिया के प्रमुख यायावर साम्राज्य मंगोल साम्राज्य का परिचय प्राप्त करेंगे, जिसकी स्थापना चंगेज खान के नेतृत्व में हुई थी और जिनका साम्राज्य यूरोप और एशिया महाद्वीप तक विस्तृत था। मंगोलों की सामाजिक पृष्ठभूमि, हम जानेंगे कि मंगोलों ने चंगेज खान के नेतृत्व में किस प्रकार अपनी पारंपरिक सामाजिक और राजनीतिक रीति रिवाजों को रूपांतरित करके एक महान सैनिक तंत्र खड़ा किया और इसी को हम राजनीतिक रूप से उन्होंने विकसित किया और इसके आधार पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसने खड़ा किया। यायावर साम्राज्य, यायावर शब्द का सामान्य अर्थ है घुमक्कड़, खाना बदोश। इस प्रकार यायावर साम्राज्यों की अवधारणा एक प्रकार से विरोधात्मक हो सकती है। इससे आशय है कि सापेक्षिक तौर पर एक अविभेदित आर्थिक जीवन और प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के साथ परिवारों के समूह में संगठित होते हैं, जबकि साम्राज्य एक ऐसी जटिल सामाजिक व आर्थिक ढांचे को स्थिरता प्रदान करते हुए एक सुपरिष्कृत प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा एक व्यापक भूभाग में शासन स्थापित करता है। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात विभिन्न नए यायावर जातियों के साम्राज्य यूरोप की दिशा में स्थापित हुए थे। इनमें हूण थे, गोथ थे, विसिगोथ थे, वेंडल, अरब आदि प्रमुख थे। इस्लामी साम्राज्य भी बद्दू यायावर ही थे। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में मंगोलिया के यायावर जाति समूह मंगोल ऐसे जीवट लोग थे जिन्होंने 13वीं और 14वीं शताब्दी में पार महाद्वीपीय साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खान के नेतृत्व में उन्होंने अपने साम्राज्य को दो महाद्वीपों यानी एशिया और यूरोप तक फैला दिया। ऐसे समय में इनका उत्कर्ष होना आश्चर्यजनक उपलब्धि है, जबकि उनके पड़ोसी चीन, जो कृषि पर आधारित एक सुव्यवस्थित और समृद्ध साम्राज्य था, जिसकी तुलना में मंगोल यायावर दीनहीन और जटिल जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन ऐतिहासिक परिवर्तनों का उन पर प्रभाव पड़ा और उन्होंने आगे चलकर असाधारण उपलब्धि प्राप्त की और विश्व पटल पर अपना प्रभाव छोड़ा। मंगोलों का इतिहास जानने के हमारे पास कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि स्टेपी क्षेत्र के निवासियों में साहित्य लिखने की परंपरा नहीं थी। इस कारण मंगोलों के बारे में हमें जो इतिवृत्त, यात्रा वृतांत और जो दस्तावेज मिलते हैं, उनको तैयार करने वाले कोई दो और लोग थे, जिनमें बौद्ध थे, कन्फ्यूशियसवादी थे जो चीन और तिब्बत के लोग हैं, ईसाई, तुर्क और मुसलमान थे, जिनको मंगोलों ने विजित किया था। इसलिए ये सभी स्रोत जो भी सूचनाएं हमें देते हैं, वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं। कुछ ऐसे भी वृतांत हैं जो मंगोलों के राजाश्रय में लिखे गए, जिनके बारे में सहानुभूतिपूर्ण लिखा गया विवरण है अथवा मंगोल शासकों की प्रशस्तियां हैं। तो दोनों प्रकार के लेखों में विरोधाभास है।
जिन्होंने मंगोलों की निंदा की है वे मंगोलों की परंपराओं से अपरिचित थे। उन्हें वे बर्बर मानते थे, जिनसे कि वे घृणा करते थे। बर्बर, जिसे अंग्रेजी में बारबेरियन कहा जाता है, यूनानी भाषा के शब्द बारबरोस से उत्पन्न हुआ है, जिसका तात्पर्य गैर यूनानी लोगों से है, जिनकी भाषा यूनानियों को बेतरतीब, कोलाहल यानी बर्बर के समान लगती थी। यूनानी ग्रंथों में बर्बरों को बच्चों की तरह दिखाया गया है, जो ठीक प्रकार से बोलने में या सोचने में असमर्थ होते हैं, जो डरपोक, विलासप्रिय, निर्दयी, लालची और शासन चलाने में असमर्थ हैं। यही यूनानियों की घिसी पिटी धारणाएं बाद में रोमनों में आई। वे भी जर्मन जातियां जैसे गौल और हूण लोगों के लिए इस बारबेरियन शब्द का प्रयोग करते थे। हालांकि मंगोलों के लिए चीन वासियों ने किसी और शब्द का प्रयोग किया था। लेकिन जो भी हो, मंगोलों के लिए हर शब्द जो है नकारात्मक ही थे और घृणा से भरे हुए थे। तो इस प्रकार ये उपलब्ध स्रोत अनेक भाषाओं में रचे गए थे। इनमें चीनी, मंगोली, फारसी, अरबी और रूसी, लैटिन, इटालियन और फ्रेंच भाषा में है। सबसे प्राचीन विवरण मंगोली व चीनी भाषा में लिखित हैं, यानी मंगोल उन यूतोपियन अर्थात मंगोलों का गोपनीय इतिहास। ये मंगोली और चीनी दोनों भाषाओं के ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों में पर्याप्त अंतर है। मार्को पोलो, जो कि एक यूरोपियन इटालियन यात्री था, उसके वृत्तांत इटालियन भाषा और लैटिन भाषा में हैं। फिर भी हमें काफी कम वृत्तांत मिले हैं, जिसके कारण मंगोलों का इतिहास धुंधला सा और घृणा से भरा हुआ है। आगे हम ये मानचित्र देखेंगे। ये यूरेशिया का मानचित्र है, जो 13वीं सदी का है। उसमें हम हरे वाले जो हिस्से पर विचार करें तो यह विशाल मंगोल साम्राज्य को दिखाता है। मानचित्र में दिखाई देने वाला यह विस्तृत मंगोल साम्राज्य उस समय का है जब चंगेज खान की मृत्यु हुई थी, अर्थात 1227 ईस्वी। तो इस प्रकार 13वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में एशिया और यूरोप के तत्कालीन विभिन्न साम्राज्यों के लिए मध्य एशिया के स्टेपिक क्षेत्र से एक बड़े खतरे का अनुभव हुआ उन लोगों को। मंगोल चंगेज खान ने मध्य एशिया के स्टेपिक क्षेत्र में न केवल मंगोल जातियों को संगठित कर एक महासंघ ही नहीं बनाया, बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसका पूरा जीवन मंगोल जातियों को संगठित करने तथा उसके बाद नए क्षेत्रों को जीतने और युद्ध अभियानों में बीता। उसने चीन, तुरान क्षेत्र अर्थात ट्रांस ओक्सियाना, अफगानिस्तान, पूर्वी ईरान, रूसी स्टेप क्षेत्र को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके वंशजों ने संपूर्ण विश्व पर शासन करने के उसके स्वप्न को आगे बढ़ाया। उसके आदर्शों के मुताबिक उसके पोते मोंके, जो कि 1251 से 60 के मध्य की बात है, उसने फ्रांस की शासक लुई नौवें, जो कि 1226 से 1270 तक शासक रहा फ्रांस का, उसे चेतावनी दी, स्वर्ग में केवल एक शाश्वत आकाश है और पृथ्वी का केवल एक ही अधिपत्य, स्वर्गपुत्र चंगेज खान। जब शाश्वत की शक्ति से मंगोलिया साम्राज्य संपूर्ण विश्व यानी सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक आनंदित और शांति में रहेगा, तब यह स्पष्ट होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं।
अर्थात वो क्या करने जा रहे हैं? पूरी दुनिया पर राज। फिर भी आप इस पर विश्वास न करते हुए ध्यान नहीं देना चाहते हैं और केवल यह कह देते हैं कि हमारा देश दूर है, हमारे पर्वत विराट हैं और हमारे समुद्र विशाल हैं। अगर इस विश्वास के साथ हमारे विरुद्ध सैन्य बल लेकर आएंगे तो हम भी जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसा उस शाश्वत स्वर्ग को भी पता है जिसने कठिनाई को आसान बनाया और सुदूर को निकट लाया। तो मंगोलों ने जो कहा वे केवल धमकी मात्र नहीं थे। तो चंगेज खान के एक दूसरे पोते बाटू अपने 1236 से 1241 के अभियानों में रूस से मॉस्को तक उसने जीत लिया। उसकी सेना यूरोप के पोलैंड और हंगरी पर विजय प्राप्त कर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना तक पहुंच गई। और 13वीं शताब्दी तक लोग ये मानने लगे थे कि ईश्वर, जिसे शाश्वत आकाश कहा है, मंगोलों की ओर था, उनके पक्ष में था। चीन, मध्य पूर्व एशिया और यूरोप चंगेज खान की विजयों को आबाद दुनिया पर ईश्वर का गुस्सा या कयामत के दिनों की शुरुआत मानने लग गए थे। उसकी विजयों ने विश्व विजेता सिकंदर की उपलब्धियों को भी बौना साबित कर दिया था। मंगोलों ने उस समय ये असाधारण उपलब्धियां हासिल की जब आधुनिक प्रौद्योगिकी या संचार साधन नहीं होते थे। इस विशाल साम्राज्य को उन्होंने नियंत्रित करने के लिए अभूतपूर्व कौशल दिखाया। उन्हें अपने नेतृत्व पर, उसकी नैतिक शक्ति पर और शासन को वैध ठहराने के दैवीय अधिकारों के प्रति जबरदस्त आत्मविश्वास था। आज भी यह रहस्य या शोध का विषय है कि विविधतापूर्ण सामाजिक और धार्मिक समुदायों को संगठित रखकर राज सत्ता को लंबे समय तक उन्होंने किस प्रकार से स्थायित्व दिया होगा। एक इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब बुखारा पर उन्होंने कब्जा किया था तो उस समय की स्थिति क्या थी कि परवर्ती 13वीं शताब्दी के ईरान के मंगोल शासकों के एक फारसी इतिवृत्तकार जुवैनी ने 1220 ईस्वी में बुखारा की विजय का वृतांत दिया है। तो जुवैनी के कथानुसार नगर की विजय के बाद चंगेज खान उत्सव मैदान में गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे। उसने उन्हें संबोधित कर कहा, अरे लोगों, तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अनेक पाप किए हैं और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है तो इसके लिए मैं कहूंगा कि मैं ईश्वर का दंड हूं। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड देने हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। अगर कोई व्यक्ति बुखारा पर अधिकार होने के बाद खुरासान भाग गया था, उसने नगर के भाग्य के बारे में पूछने पर जो उत्तर दिया, यानी वे नगर में आए, दीवारों को ध्वस्त कर दिया, जला दिया, लोगों का वध किया, लूटा और चल दिए। इस प्रकार का वर्णन उस क्षेत्र का है। तो मंगोलों की जो सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि है उसके विषय में जानेंगे। तो मंगोल मध्य एशिया की स्टेपीज क्षेत्र, जहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं, वहाँ के यायावर थे, जिसे आज हम मंगोलिया कहते हैं। ये विविध जल समुदाय का एक निकाय था। पूर्व में तातार, खितान और मंचू थे और पश्चिम में तुर्क कबीलों से जो भाषागत समानता के कारण वे जुड़े हुए थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे और कुछ शिकारी संग्राहक थे। मंगोल पशुचारक घोड़े, भेड़
बकरी और ऊंट पालते थे। मंगोलिया का वह भूभाग आज की तरह ही अत्यंत मनोरम, फैला हुआ हरे भरे घास के मैदानों वाला था। इसके पश्चिम में बर्फीले अल्ताई पहाड़ और दक्षिण में शुष्क गोबी का मरुस्थल था। उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन और सेनेंगा जैसी नदियां थी। तो मंगोलों का यह क्षेत्र पशुचारक के लिए उपयुक्त था, जहां घास के मैदान थे और प्रचुर मात्रा में छोटे मोटे शिकार प्रायः मिल जाते थे। शिकारी संग्राहक लोग पशुचारकों की तुलना में गरीब होते थे। ये पशुपालकों के इलाकों के उत्तर में स्थित साइबेरिया के वनों में रहते थे। ये लोग गर्मियों में जानवरों की खालों का व्यापार करते थे। मंगोलों के इलाकों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान में भारी अंतर था, अर्थात कठोर शीत की अवधि अधिक होती थी, जबकि शुष्क गर्मी की अवधि थोड़े समय के लिए आती थी। इसलिए मंगोलों ने कृषि कार्य को नहीं अपनाया, जबकि उनकी पशुचारक और शिकारी संग्राहक अर्थव्यवस्था इस बड़ी आबादी का भरण पोषण कर सकने में असमर्थ थी। इसलिए इनमें बड़े नगर नहीं उभर सके। ये लोग तंबू और जर बना करके उसमें अस्थायी रूप से निवास करते थे। ये अपने पशुओं के साथ शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन आवासों में ऋतु प्रवास करते थे। यद्यपि अपने निर्जाति और भाषाई संबंधों से मंगोल कबीले परस्पर जुड़े थे, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उनका समाज अनेक पितृपक्षीय वंशों में विभाजित था। कुछ ऐसे विशाल धनी परिवार होते थे जिनके पास अधिक पशु और चारण भूमि यानी चारागाह होते थे। उनकी हैसियत के कारण लोग उनका सम्मान करते थे और राजनीति में उनका दबदबा रहता था। आपदाओं के समय में जब मंगोल कबीलों के खाद्य भंडार खाली हो जाते थे, तो उन्हें अनुकूल चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। इस दौरान लूटपाट और भयंकर संघर्ष इन कबीलों में होते थे। प्रायः परिवारों के समूह आक्रमण या अपनी रक्षा में बड़े कुलों से मित्रता करके शक्तिशाली परिसंघ बना लेते थे। प्रायः ये परिसंघ छोटे और कम टिकाऊ होते थे। तो प्राचीन समय में ऐसे ही अनेक परिसंघ इन इलाकों में बने थे। ओनोन नदी के मैदान हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के मैदानों में वो लोग निवास किया करते थे। तो मंगोल और तुर्क कबीलों को मिलाकर चंगेज खान ने 5वीं सदी के एटिला हूण के परिसंघ के बराबर, जो कि 453 ईस्वी में हुआ था, एक विशाल संगठन उसने बनाया था। इस प्रकार से कबीलाई संगठन उन्होंने बनाया। एटिला के परिसंघ के विपरीत चंगेज खान का परिसंघ लंबे समय तक कायम रहा। उसकी मृत्यु के बाद भी यह परिसंघ बना रहा। उसका परिसंघ इतना शक्तिशाली और व्यवस्थित था कि उसने चीन, ईरान और पूरी यूरोपीय देशों की उन्नत शस्त्रों से लैस विशाल सेनाओं का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। मंगोलों ने इन क्षेत्र पर नियंत्रण करने के साथ ही जटिल कृषि अर्थव्यवस्थाओं व नगरीय सभ्यताओं वाले इलाकों पर कुशलता से प्रशासन किया, जबकि उन्हें इसका कोई अनुभव नहीं था। उनके पास न तो खेती थी और न ही नगर थे। इन्हीं कबीलों की रक्षा के लिए उन्होंने चीन की महान दीवार खड़ी की थी। तो एक कबीलाई परिसंघ के विषय में थोड़ा सा हम जानेंगे। दाईं ओर मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के तुर्क और मंगोल लोगों के कुछ महान परिसंघों की सूची दी गई है। इन सारे परिसंघों ने एक ही क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमाया और न ही ये क्षेत्रफल में समान थे और न ही इनका आंतरिक संगठन एक जैसा जटिल था। यद्यपि इनका यायावरी जन समुदाय के इतिहास पर विशेष प्रभाव पड़ा, परंतु चीन और समीपवर्ती क्षेत्रों पर इनका प्रभाव भिन्न भिन्न था।
तो ये कबीले हम जान सकते हैं कि 200 ईसा पूर्व में तुर्क यानी शुंग थे, उनका परिसंघ था। जुआन जुआन यानी 400 ईस्वी मंगोलों का परिसंघ। एफतलट हूँ मंगोल थे, ये 400 ईस्वी में था। तूचे तुर्क थे। उइगुर 740 ईस्वी तुर्क थे। खितान 940 मंगोल थे। इस प्रकार से अनेक कबीलाई संघ इस प्रकार से बने हुए थे। तो इस यायावर साम्राज्य का राजनीतिक और सामाजिक संगठन कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं वाले इलाकों से नितांत भिन्न थे। मंगोल कबीलों को व्यापार और वस्तु विनिमय के लिए चीन के स्थायी निवासियों के पास जाना पड़ता था। उनके बीच का व्यापार दोनों पक्षों के लिए लाभकारी था। ये लोग चीन से खाद्यान्न व लोहे के उपकरण प्राप्त करते थे और उन्हें घोड़े, फर और शिकार उत्पाद का विनिमय करते थे। इस विनिमय के दौरान कई बार अधिक लाभ प्राप्त करने के लालच में इन सब झड़पें भी हो जाया करती थी। यायावर कबीले लूटपाट करने में नहीं हिचकते थे, जिससे चीन की कृषि व्यवस्था अव्यवस्थित हो गई। उनके बढ़ते लूटपाट और हिंसा से अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए चीन ने किलेबंदी कर रक्षात्मक उपाय किए। तो चीन की जो महान दीवार है वो इसका जीता जाता साक्ष्य है। चीन की महान दीवार आप देख सकते हैं। तो कुछ प्रश्न मूल्यांकन के लिए है कि बारबेरियन से आप क्या समझते हैं। बारबेरियन अर्थात जो बर्बर लोग थे उनके विषय में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से यूनानी लोग जिनको बारबेरियन कहते थे, तो उनकी वह धारणा फिर रोमनों के पास आई और बाद में ये धारणा जो है रूढ़ हो गई और जिन लोगों को पसंद नहीं करते थे उनको बारबेरियन कहते थे। और ये घनात्मक शब्द है और नकारात्मकता लिए हुए। तो मध्य एशिया के प्रमुख यायावर समुदायों के नाम बताइए। आपने जो प्रमुख यायावर समुदाय हैं उनके बारे में बताना है। तो जिनको मैंने यहाँ मध्य एशिया के बताया है कि जिनमें तो यायावर साम्राज्य मंगोल है वो तो है ही है। इसके अतिरिक्त हमने हूणों के बारे में बताया और भी कुछ जातियां हैं जिन जो कि भारत में भी आई थी, उनके नाम आपने बताने। मंगोलों का इतिहास जानने के प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत बताइए। तो कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनकी हमने यहाँ पर चर्चा की। क्योंकि मंगोल लोग अपना साहित्य नहीं लिखते थे, इसीलिए और अन्य लोगों ने जिनमें यूरोपीय लोग थे, जो तुर्क लोग थे या चीन के बौद्ध या कन्फ्यूशियस लोग थे, उन लोगों ने उनके इतिहास को लिखा और इसमें पर्याप्त जो है भ्रामक और उनके बारे में ग्रसित होकर के अनेक प्रकार की सूचनाएं उन्होंने इसमें दी हैं। तो इनके बारे में ऐसे ऐतिहासिक स्रोतों को आपने बताना है। तो इस प्रकार हमने चर्चा की कि किस प्रकार जो एक महान यायावर साम्राज्य मंगोलों का साम्राज्य था, उसकी भूमिका के बारे में हमने चर्चा की और मंगोलों की सामाजिक पृष्ठभूमि किस प्रकार से थी, उसका भौगोलिक परिस्थितियां किस प्रकार से थी, जिनसे की भौगोलिक परिस्थिति के कारण उनका व्यक्तित्व बना, वो लोग किन भौगोलिक कठिनाइयों का निर्वहन करते हुए अपनी शासन व्यवस्था, अपने समाज और अपने कबीलों को चलाते थे। मंगोलों की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो किस प्रकार से थी, उस पर हमने यहाँ पर चर्चा की। कुछ गृह कार्य हैं आपके लिए। अपने प्रदेश के प्रमुख जनजातीय समाजों के नाम लिखिए तथा उनकी प्रमुख परंपराओं का अध्ययन कीजिए। आपके प्रदेश में अनेक प्रकार की
जनजातियां निवास करती हैं। जैसे उत्तराखंड राज्य में जो प्रमुख जनजातियां हैं उसमें आप भोटिया जनजाति है, थारू है, भूखसा है, जौनसारी हैं, वनराजी हैं। तो इनके विषय में आप अध्ययन कीजिए और इनकी कई परंपराएं हैं जो इनको विशिष्टता प्रदान करती है जिसका वे निर्वहन करते हैं। यूरेशिया के मानचित्र में मंगोल साम्राज्य को दर्शाइए। मानचित्र लेना है और मंगोल साम्राज्य को उसमें दर्शाना है। आज के इतिहास शिक्षण में इतना ही। धन्यवाद।